नमस्कार, हमारा उत्तराखंड देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ सपना दीपक मतेशिया। बुलेटिन का आगाज करेंगे। केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान की अध्यक्षता में एक बैठक आयोजित की गई। इस बैठक में कैंप कार्यालय देहरादून से वर्चुअल माध्यम से राज्य के कृषि मंत्री गणेश जोशी ने प्रतिभाग किया। बैठक में किसानों के कल्याण और उनका आय दोगुनी करने के उद्देश्य पर चर्चा की। वहीं मंत्री गणेश जोशी ने राज्य में केंद्र एवं प्रदेश सरकार की ओर से संचालित विकास कार्यों की प्रगति के विस्तार से केंद्रीय कृषि मंत्री को अवगत कराया और कई महत्वपूर्ण सुझाव के साथ लंबित प्रस्ताव की भारत सरकार से स्वीकृति का अनुरोध भी किया। तो तस्वीर दिखा रहे जहां शिवराज सिंह चौहान की अध्यक्षता में महत्वपूर्ण बैठक हुई है। कृषि मंत्री गणेश जोशी व इसमें शामिल हुए। तो वहीं यहां पर कल्याण और आय के बारे में विस्तृत चर्चा की गई। तस्वीरें आपको दिखा रहे देहरादून से, जहां पर कृषि मंत्री गणेश जोशी भी यहां पर शामिल हुए और इसी के साथ साथ कई दिग्गज नेताओं की भी यहां पर मौजूदगी रही, जहां पर कृषि से संबंधित तमाम बातों का जिक्र किया गया। कृषि मंत्री गणेश जोशी इस पूरे कार्यक्रम में शामिल होते हुए कई बातों का जिक्र करते हुए किसानों के फसल के बारे में भी यहां पर जिक्र हुआ। कल्याण और आय पर यह चर्चा हुई। तो बता दें आपको, शिवराज सिंह चौहान की अध्यक्षता में यह बैठक हुई है, महत्वपूर्ण बैठक हुई है, जिसकी खुद कमान शिवराज सिंह चौहान संभाले हुए थे और इसकी अध्यक्षता करते हुए नजर आए, जहां आय और कल्याण से संबंधित तमाम बातों का जिक्र किया गया कि किसानों के आय को कैसे बढ़ाया जा सकता है और किसानों के लिए और क्या कुछ जो है सुविधाएं दी जा सकती है। तमाम फसलों का भी इस पर जिक्र हुआ। तो ये महत्वपूर्ण बैठक की गई है, जिसकी अध्यक्षता शिवराज सिंह चौहान करते हुए नजर आए, जिस पर तमाम बातों का जिक्र किया गया। महत्वपूर्ण बैठक बताई जा रही है। कल्याण आय के बारे में इस पूरे कार्यक्रम में जो है चर्चा भी हुई है। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं जहां पर कृषि मंत्री गणेश जोशी भी इस पूरे बैठक में शामिल होते हुए नजर आए, जिसकी अध्यक्षता शिवराज सिंह चौहान कर रहे थे। और खबर देहरादून से है, जहां पर रातदून मेडिकल कॉलेज में अब जो है पास सुविधा लागू हो गई है। जी हां, आपको बताते चले कि इसकी सुविधा का उद्देश्य अस्पताल में सुरक्षा और व्यवस्था को मजबूत करना है। इससे मरीजों भी अपने परिजनों को अस्पताल में आने जाने के लिए पास की जरूरत पड़ेगी और वहां पर पास सुविधा के साथ अस्पताल प्रशासन मरीजों को और उनके परिजनों की पहचान और उनकी गतिविधियों पर नजर रख सकेगा। तो तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं जहां पर अब देखिए सुरक्षा और व्यवस्था मजबूत करने के लिए पास की व्यवस्था कर दी गई है और मरीजों को गतिविधियों पर यह नजर रखा जाएगा। पास की सुविधा उपलब्ध करा दी गई है, जिसके बाद से अब उसे ले जाकर आने जाने में भी सुविधा होगी। पास दिखाने पर भी कई तरह के लाभ मिल सकते हैं। मेडिकल कॉलेज के जो है पास ये सुविधा लागू किया गया है, जहां पर सुरक्षा व्यवस्था को मजबूत बनाने के लिए ये एक सराहनीय पहल बताई जा रही है, जहां मरीजों की गतिविधियों पर भी अब जो है नजर रखा जाएगा। तो तस्वीरें आपको दिखा रहे देहरादून से। हमारे स्वास्थ्य मंत्री जी के निर्देशानुसार एक चीज़ों को सुविधाएं बढ़ाने के लिए, मरीजों की सुविधा के लिए ही कि वार्ड में भीड़ ना रहे। और कई बार चोरी चकारी की घटनाएं सामने आती है, जिसमें कोई मुश्किल से ही कभी कुछ पकड़ पाते हैं, क्योंकि भीड़ बहुत होती है। तो ये सब रोकने के लिए कि भीड़ ना लगे और बाकी मरीजों को भी दुविधा ना हो, कोई असुविधा ना हो, तो पास सिस्टम लागू किया गया है, जिसमें एक मरीज की भर्ती पर उसको 2 पास दिए जाएंगे, जिसमें एक उसके साथ में जो तीमारदार रहेगा, एक जो विजिटर हो सकता है कि घूमने आया है, मिलने आया है, और उसका टाइम भी फिक्स किया गया है, दोपहर में 12 बजे से 2 बजे तक और शाम को 5:30 से 7:30 तक, जिससे व्यवस्था बनी रहे। और भाई उत्तराखंड में पत्रकार महासम्मेलन ने नए वर्ष के मौके पर एक कार्यक्रम, मिलन कार्यक्रम जो है वो समारोह आयोजन किया है। तस्वीरें दिखा रहे हैं आपको, जहां पर देहरादून में उत्तराखंड पत्रकार महासम्मेलन ने नए साल के मौके पर एक मिलन समारोह का आयोजन किया। इस समारोह में पत्रकारों और मीडिया प्रतिनिधियों ने भाग लिया और नए साल की शुभकामनाएं दी। उत्तराखंड पत्रकार महासंघ के अध्यक्ष ने समारोह को संबोधित करते हुए कहा कि नव वर्ष के मौके पर उन्हें अपने लक्ष्यों और संकल्पों को नए सिरे से परिभाषित करना चाहिए। पिछले वर्षों की भांति इस वर्ष भी यहाँ पर हमने नव वर्ष का ये मिलन कार्यक्रम रखा था उत्तराखंड पत्रकार महासंघ की ओर से। इस अवसर पर
संगठन के सभी पदाधिकारी, सभी सदस्यों ने संकल्प लिया है कि हम लोग अधिक से अधिक संख्या में सदस्यों को जोड़ेंगे और संगठन को आगे बढ़ाने में अपना योगदान देंगे। इसमें कोई दो राय नहीं कि उत्तराखंड पत्रकार महासंघ एकमात्र इस समय ऐसा संगठन है जो वास्तव में पत्रकारिता के क्षेत्र में काम करने वाले मीडिया कर्मियों के सबसे सशक्त संगठन है। और खबर उत्तराखंड से, जहां पर 12 जनवरी को एक दिवसीय प्रवासी उत्तराखंडी सम्मेलन का आयोजन किया जाएगा। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी इस सम्मेलन का शुभारंभ करेंगे। वहीं प्रदेश के पहले अंतर्राष्ट्रीय प्रवासी उत्तराखंडी सम्मेलन में 17 देशों में रहने वाले उत्तराखंडी पहुंच रहे हैं। अब तक 50 से अधिक जाने माने प्रवासी उत्तराखंडियों ने सम्मेलन के लिए पंजीकरण कराया है। वहीं मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि उत्तराखंड में भारतीय जनता पार्टी के द्वारा पहले देश के अलग अलग हिस्सों में रहने वाले उत्तराखंडी प्रवासियों का सम्मेलन किया गया था और अब उत्तराखंड में अंतर्राष्ट्रीय उत्तराखंडी प्रवासी सम्मेलन होगा। उत्तराखंडी भारतीय लोगों का सम्मेलन किया था, जो देश के विभिन्न कोनों पर, देश के विभिन्न स्थानों पर रहने वाले उत्तराखंड के हमारे भाई बहन हैं। उन सबको बुलाया था, उन सबको पूरे 2 दिनों तक, एक दिन लगातार पूरे दिन चर्चा करी थी और एक बड़ा अच्छा उसका अनुभव रहा कि सब लोग हमारे अपने अपने पैतृक स्थानों से जुड़े। उन्होंने अपने अपने पैतृक स्थानों पर काम करने के लिए, उत्तराखंड की विकास में अपना योगदान देने के लिए हम सबके साथ हाथ बढ़ाया है। और उसी के साथ हमने तय किया था कि एक ये काम की भी हमने शुरुआत की, एक नया इस प्रकार का सभी प्रवासियों को बुलाने का भारतवर्ष के, उसी प्रकार से पूरे देश दुनिया में रहने वाले जितने भी हमारे प्रवासी उत्तराखंडी हैं उनका भी हम सम्मेलन कर रहे हैं, क्योंकि वो दुनिया के अंदर उन्होंने अपने अपने क्षेत्रों में अनेक विशिष्टताएं प्राप्त की हैं। और उत्तराखंड कांग्रेस के प्रदेश उपाध्यक्ष मथुरा दत्त जोशी ने कांग्रेस से इस्तीफा देकर बीजेपी का दामन थाम लिया है। मथुरा दत्त जोशी को बीजेपी प्रदेश मुख्यालय में सीएम पुष्कर सिंह धामी और बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने बीजेपी की सदस्यता दिलाई। मथुरा दत्त जोशी के साथ कांग्रेस के पूर्व प्रदेश उपाध्यक्ष बिट्टू कर्नाटक, पिथौरागढ़ के पूर्व पालिका अध्यक्ष जगत सिंह घाटी भी बीजेपी में शामिल हुए। सीएम पुष्कर सिंह धामी और बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने कांग्रेस छोड़कर आए सभी तीनों नेताओं का स्वागत किया है और उन्होंने कहा कि इन नेताओं की बीजेपी में उचित सम्मान दिया जाएगा। मथुरा दत्त जोशी जी, जिनसे मेरा कई दशकों का संबंध है और ये जरूर है कि ये उस पार्टी में रहते हुए अपनी पार्टी के प्रति जो उनकी प्रतिबद्धता थी उसको लगातार पूरा करते थे और उसमें 1% की भी कहीं कोई छूट नहीं करते थे। संबंध बहुत अच्छे थे हमारे इनसे, लेकिन जब आमने सामने होते थे तो कभी नहीं करते थे। लेकिन उसके बावजूद भी कभी हमारे मनों में किसी प्रकार की कटुता नहीं आई। और जब ये इन्होंने खुद बताया किस प्रकार से ये काम करते थे, आप सब जानते हैं, मीडिया के बंधु विशेष रूप से उनको जानते हैं, और मुझे मिले तो मुझे अच्छा भी लगा और थोड़ा सा ये भी हुआ कि भाई चूंकि अभी रोज काम करते हैं तो मैंने कहा कि आदरणीय महेंद्र भट्ट जी, जरूर उनको जो है अनवरत रूप से उनका काम चलता रहे। और उत्तराखंड में निकाय चुनाव के लिए बैलेट पेपर छपने का कार्य शुरू हो गया है। इसके लिए पर्यवेक्षकों की तैनाती की गई है। निष्पक्ष चुनाव के लिए राज्य निर्वाचन आयोग ने सभी तैयारियां पूरी कर ली है। राज्य निर्वाचन आयोग की सचिव राहुल कुमार गोयल ने बताया कि इस बार चुनाव बैलेट पेपर से ही हो रहे हैं और राज्य निर्वाचन आयोग पूरी पारदर्शिता के साथ निष्पक्ष चुनाव कराने के लिए प्रतिबद्ध है। इसी के साथ उन्होंने बताया कि नामांकन वापसी के बाद चुनाव चिन्ह आवेदन की प्रक्रिया पूरी हो चुकी है। नगर निकाय चुनाव में कुल 5,000
6,399 प्रत्याशी चुनावी मैदान में हैं। इसमें से नगर प्रमुख अध्यक्ष पद के लिए 514 प्रत्याशी और सभासद सदस्य के लिए 4,885 प्रत्याशी चुनाव लड़ रहे हैं। इसके अलावा 47 प्रत्याशियों का निर्वाचन निर्विरोध निर्वाचन हो चुका है। उत्तराखंड में कुल 100 नगर निकाय में चुनाव हो रहे हैं। इसमें से 11 नगर निगम, 43 नगर पालिका परिषद और 46 नगर पंचायत शामिल हैं। देखिए, बैलेट छपाई का कार्य पूर्ण सुरक्षा मानकों के साथ ही किया जाता है और पूर्ण सुरक्षा के साथ पुलिस प्रोटेक्शन के साथ ही उसका मूवमेंट किया जाता है और निर्वाचन प्रारंभ होने से निर्धारित समय से काफी पहले ही बैलेट अपने यथास्थानों पर पहुंच जाएगा और उसके बाद जब रवानगी होगी हमारी पोलिंग पार्टीज की तो उनके पास वो उपलब्ध रहेगा। पर्याप्त संख्या में इस चीज को इंश्योर किया जाएगा। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकेंगे, फौरन हाजिर होते हैं। भूमि उत्तराखंड हर वर्ष गर्मियों के महीनों में लाखों चार धाम यात्रियों और श्रद्धालुओं का स्वागत करती है। सर्दियों में धामों के कपाट बंद हो जाते हैं, लेकिन इस दौरान भी चार धामों की पूजा अर्चना उनके शीतकालीन प्रवासों में अनवरत की जाती है, जहां बड़ी संख्या में तीर्थयात्री दर्शन के लिए आते हैं। उखी मठ के ओंकारेश्वर मंदिर में बाबा केदारनाथ, पांडुकेश्वर के योगध्यान बद्री मंदिर में बद्री विशाल जी, खरसाली के यमुना मंदिर में मां यमुना और मुकबा के मुखी मठ मंदिर में मां गंगा का शीतकालीन प्रवास होता है। चार धाम के साथ साथ कार्तिक स्वामी, महासु देवता, मां हाट काली, जागेश्वर धाम, नैना देवी, कैची धाम सहित बहुत से धार्मिक पौराणिक महत्व के मंदिर हैं, जहां प्रतिवर्ष लाखों श्रद्धालु हर मौसम में शीश नवाने आते हैं। आइए आप भी इन सर्दियों में उत्तराखंड में आध्यात्म और पर्यटन का आनंद उठाइए। और मसूरी नगर पालिका चुनाव के रण की फतेह करने को लेकर भारतीय जनता पार्टी के दिग्गज नेता भी चुनावी मैदान में उतार दिए गए हैं, जिसको लेकर भारतीय जनता पार्टी युवा मोर्चा की राष्ट्रीय उपाध्यक्ष नेहा जोशी ने मसूरी में बीजेपी कार्यकर्ता से मुलाकात कर उनमें जोश भरने का काम किया है। नेहा जोशी ने कहा कि मसूरी नगर पालिका में पहली बार पूर्ण बहुमत की भारतीय जनता पार्टी की वोट बनाने जा रही है, लेकिन उसके लिए सभी बीजेपी कार्यकर्ताओं को एकजुट होकर काम करना होगा। तस्वीरें मसूरी से दिखा रहे नगर पालिका चुनाव को लेकर तैयारी शुरू हो गई है। चुनावी मैदान में कई दिग्गज नेता अपनी इस वक्त चुनावी मैदान में है। बीजेपी कार्यकर्ताओं से मिली नेहा जोशी। तो तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, जहां पर चुनाव बताते चले कि अब पूरी चरम सीमा पर है। 100 सीटों पर चुनाव हो रहे हैं और ऐसे में आपको बताते चले कि तमाम जो पार्टियां हैं पूरी एड़ी चोटी का जोर लगा रही हैं। चुनाव में फतेह करने के लिए लगातार सभी पार्टियां दम भर रही हैं। और इस बीच तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, जहां बीजेपी कार्यकर्ताओं से नेहा जोशी मिली हुई हैं और इसी के साथ साथ तमाम दिशा निर्देश देते हुए नजर आ रही है। चुनावी मैदान में तमाम दिग्गज नेता मैदानी चुनाव में है। किसकी होगी जीत, किसकी होगी हार, ये तो देखिए वक्त बताएगा। लेकिन फिलहाल चुनाव को लेकर गहमा गहमी का जो दौर है वो इस वक्त चल रहा है। मसूरी से तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, जहां नगर पालिका चुनाव को लेकर अब तैयारियां वो शुरू हो चुकी हैं। चुनावी मैदान में कई दिग्गज नेता है जो अपनी भाग्य आजमाने के लिए इस मैदान में उतरे हुए हैं और ऐसे में सभी जो पार्टियां हैं वो नगर निकाय चुनाव को लेकर तैयारी में जुटी हुई है। लगता है कि इस बार स्थितियां बहुत अलग हैं। पहली कि मीरा सकलानी जी के रूप में एक महिला प्रत्याशी मसूरी को मिली है और ऐसी महिला जो सार्वजनिक जीवन में लंबे समय तक रही हैं, जनप्रतिनिधि भी रही हैं, एक अनुभव वो अपने साथ लेकर आती हैं और एक स्वीकार्यता। जब मैं यहाँ अलग अलग वार्डों में जा रही हूँ तो एक स्वीकार्यता उनके नाम को, उनके चेहरे को लेकर मैं देख रही हूँ और एक पॉजिटिविटी है। ये वही मसूरी है जिसने बार बार भारतीय जनता पार्टी को विधानसभा, लोकसभा में एक बढ़त दी है, हमेशा यहाँ से आगे रहे हैं, चाहे हमारे सांसद हो या विधायक हो। तो आज जो एक पॉजिटिव माहौल मसूरी में दिख रहा है और जो एक गुस्सा मसूरी के लोगों में दिख रहा है, जो पूर्व में यहाँ जिनको चेयरमैन बनाकर भेजा
एक युवा चेहरा थे और बहुत उम्मीदें मसूरी को थी, लेकिन जिस तरीके से भ्रष्टाचार उन्होंने यहाँ किया और उसी को लेकर वो आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं। तो आज भारतीय जनता पार्टी की जो प्रत्याशी है उसको लेकर लोगों में बहुत उत्साह है। रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए, फौरन हाजिर होते हैं। विंटर टूरिज्म का बेहतरीन केंद्र है उत्तराखंड। जहां नजर उठाएं प्राकृतिक सौंदर्य ही पाएं। परिवार के साथ शांति की तलाश हो या चाहिए दोस्तों के साथ थोड़ा थ्रिल, सब कुछ मिलेगा यहाँ। आइए उत्तराखंड। इको टूरिज्म, वाइल्ड लाइफ टूरिज्म, एडवेंचर टूरिज्म, हर तरह के विकल्प हैं मौजूद। जंगलों में लीजिए ट्रैकिंग का मजा, बर्फ से ढकी वादियों में स्कीइंग का लुत्फ, खूबसूरत रास्तों पर माउंटेन बाइकिंग, खुले आकाश में पैराग्लाइडिंग और रॉक क्लाइंबिंग का अपना है रोमांच। मशहूर टूरिस्ट स्पॉट्स के साथ साथ प्रकृति की गोद में बसे हजारों होम स्टे में मिलता है स्थानीय संस्कृति और पारंपरिक जीवन शैली से रूबरू होने का मौका। उत्तराखंड में हर अनुभव, हर गुजरा पल जिंदगी भर की यादें बन जाता है। आप भी उत्तराखंड में पर्यटन का आनंद उठाइए। आइए उत्तराखंड। ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है आपका। खबरों में आगे बढ़ेंगे। खबर उत्तराखंड से है, जहां उत्तराखंड माध्यमिक शिक्षा परिषद बोर्ड ने इंटरमीडिएट और हाई स्कूल के परीक्षा का कार्यक्रम जारी कर दिया है। ये परीक्षाएं 21 फरवरी से शुरू होकर 11 मार्च तक जारी रहेगा। आपको बता दें, बोर्ड परीक्षा के लिए इस बार कुल 1245 परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं, जिसमें 49 एकल और 1196 मिश्रित केंद्र शामिल है। इस बार कुल 2,23,403 परीक्षार्थी जो है परीक्षा में शामिल होंगे, जिसमें से 1,13,690 हाई स्कूल और 1,09,713 इंटरमीडिएट के परीक्षार्थी। परीक्षा सुबह 10 बजे से दोपहर 1 बजे तक आयोजित की जाएगी। तो देखिए, आपको बता दें 10वीं और 12वीं के परीक्षा कार्यक्रम को जारी कर दिया गया है। यूपीएससी ने जारी किया है परीक्षा कार्यक्रम। 21 फरवरी से 11 मार्च तक जारी रहेंगी परीक्षा, जो कि 11 से जो है जनवरी से शुरू होकर 11 मार्च तक, माफ कीजिएगा, 11वीं और 10वीं 12वीं की परीक्षा जो है उसके कार्यक्रम जारी कर दिए गए हैं। और ऐसे में सभी जो विद्यार्थी हैं, जो परीक्षार्थी हैं, वो अपनी तैयारियों में जुट गए हैं और ऐसे में जो कार्यक्रम है उसकी रूपरेखा बना दी गई है। और अब इसके लिए तमाम जो कार्यक्रम है, तमाम जो तिथि है, वो इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं अब आपकी टीवी स्क्रीन पर, जहां 10वीं और 12वीं के परीक्षा कार्यक्रम जारी कर दिए गए हैं। जहां बताते चले कि तमाम जो विद्यार्थी हैं वो इस बार 12वीं और 10वीं की परीक्षा दे रहे हैं, जिसके लिए एक सूची और कार्यक्रम की सूची जो है वो जारी कर दी गई है। चुनावी सरगर्मियों के बीच हर कोई सियासी सुरमा अपने वादों से जनता को लुभाने के भरपूर प्रयास कर रहे हैं। जहां पर भगवानपुर वार्ड नंबर 5 से सभासद पद के उम्मीदवार सलीम अहमद ने पत्रकारों से बातचीत करते हुए बताया कि पानी की निकासी से लेकर बिजली, शिक्षा और स्वास्थ्य जैसे बुनियादी मुद्दों को लेकर वह चुनावी मैदान में उतरे हैं। नंबर 5 से चुनाव लड़ रहे हैं। पहले भी चुनाव लड़े थे, अब इस बार दोबारा भी लड़ रहे हैं। इसमें जो मुद्दे हुए हैं, देखो, एक तो सबसे बड़े मुद्दे हैं कि भाई निकासी की, पानी का, इस तरह बिजली के नहीं कोई काम हो पाए, राशन कार्ड के लोगों का काम नहीं हो पाए। दूसरी समस्या, लोगों के जो मकान थे वो भी अपनों को दिए गए, तो ये समस्या है। सबसे पहले जो जनता के कार्य हैं, जो हमने आपको बताया, वो कार्य होंगे, जैसे राशन कार्ड का, जैसे पानी की निकासी का, लोगों के जो शौचालय वाले, मकान वाले, सब कार्य होंगे। में जो है, जितने भी लोग हमारे जो सहयोगी हैं, जनता जो हमें सहयोग कर रही है, हम उनका साथ ठीक कर देंगे। मैं अपने मित्र पत्रकार बंधुओं के माध्यम से अपने वार्ड 5 की जनता को बताना चाहता हूं, हमारे बहुत से काम ऐसे हैं जो रुके पड़े हैं, जैसे लाइटें हो गई और अपना सड़कों का काम अधूरा पड़ा है, जल निकासी का काम कंप्लीट नहीं है। ऐसे अनेक मुद्दे हैं जिनके ऊपर हम लोगों से उसके बारे में चर्चा कर और अपना
उनका विश्वास अपने उसमें कर रहे हैं और बता रहे हैं उन लोगों को कि ये समस्या हमारे वार्ड में खड़ी है और इन समस्याओं का निस्तारण अगर आपका आशीर्वाद वार्ड नंबर 5 से भाई सलीम अहमद को मिलता है तो हम इसको अपनी पूरी प्राथमिकता के साथ इसको पूरा किया जाएगा। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकेंगे, जल्द लौटते हैं। देवभूमि उत्तराखंड अब खेल भूमि बनने को है तैयार। पहली बार राष्ट्रीय खेलों के आयोजन से उत्तराखंड बनाएगा नई पहचान। 28 जनवरी से 14 फरवरी 2025 तक आयोजित होने वाले नेशनल गेम्स की तेजस्विनी मशाल और शुभंकर मौली देश भर के खेल प्रेमियों को लुभा रहा है। इस ऐतिहासिक अवसर को सफल बनाने के लिए राज्य में खेलों का बेहतरीन इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार किया गया है, जहां प्रदेश के खिलाड़ी जमकर पसीना बहा रहे हैं। और 30वें राष्ट्रीय खेलों में एथलेटिक्स, हॉकी, साइकिलिंग जैसे 35 से ज्यादा खेलों में देश भर के करीब 10,000 खिलाड़ी अपना हुनर दिखाएंगे। राष्ट्रीय खेलों के आयोजन से उत्तराखंड की खेल प्रतिभाओं को एक नया मंच मिलेगा। प्रदेश में स्पोर्ट्स इकोसिस्टम तैयार होगा, जिससे खेलों के प्रति ज्यादा से ज्यादा युवाओं का रुझान बढ़ेगा। राष्ट्रीय खेलों से चमकेगा उत्तराखंड, खेलेगा उत्तराखंड, जीतेगा उत्तराखंड। और ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है आपका। खबरों में आगे बढ़ेंगे। दून मेडिकल कॉलेज अस्पताल में पार्किंग की समस्या लंबे समय से बनी हुई है। दून मेडिकल कॉलेज अस्पताल के सीएमएस डॉक्टर अनुराग अग्रवाल ने इस विषय में कहा कि दून अस्पताल में दूर दूर से मरीज आते हैं और जिससे कि चलते मरीजों के परिजनों के साथ साथ अस्पताल के स्टाफ को भी पार्किंग में बड़ी समस्या देखने को मिलती है। उन्होंने कहा कि अब नई बिल्डिंग में एक जो है पार्किंग बनाई जा रही है, जिससे कि 100 कार और 500 वाहन खड़ी की जा सकेगी। तो वही 2 फ्लोर में बनने वाले इस पार्किंग का कार्य दिसंबर 2025 तक पूरा हो जाएगा। तब तक के लिए व्यवस्था बनाने के लिए पुलिस प्रशासन से भी सहयोग मांगा गया है। मैं बोलना चाहूंगा कि जो हमारी पार्किंग है वो स्पेस बहुत लिमिटेड है, तो ऐसे में जो हमारे कर्मचारी हैं पहली हमारी उनको एक पार्किंग देने की सुविधा रहती है। और आपने देखा होगा पिछले दिनों में हमने मरीजों की पार्किंग के लिए भी आसपास पुलिस प्रशासन को और म्युनिसिपल कॉरपोरेशन के लिखा, जिससे थोड़ी सी हमें ईज हुई है और पार्किंग मिलने लगी है। लेकिन हम बहुत ही नैरो स्पेस में काम कर रहे हैं। उम्मीद करता हूं कि जो नई बिल्डिंग आ रही है वहाँ 2 फ्लोर की पार्किंग उसमें बेसमेंट और ग्राउंड पर देने की कोशिश करी गई है, जहाँ पर लगभग 100 कारें और 500 मोटरसाइकिल के लिए पार्किंग मिल जाएगी। तो उम्मीद करते हैं कि बहुत जल्दी ये पार्किंग की लगभग 500 बाइक्स और 100 कारों की पार्किंग वहाँ मिल जाएगी। तो ये बहुत ही एक सुविधाजनक कार्य हो जाएगा। उत्तराखंड में शीतकालीन यात्रा शुरू की गई है। शीतकालीन यात्रा में अब तक 40,000 यात्री चारों धामों के दर्शन कर चुके हैं। शीतकालीन यात्रा को लेकर उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि राज्य में शीतकालीन यात्रा रोम चेंजर साबित होगी। जहां पर 6 महीने कपाट खुले होते थे, तो यहां के सभी प्रकार के व्यवसाय करने वाले लोग भी 6 महीने ही अपना रोजगार करते थे। लेकिन शीतकालीन यात्रा से अब 12 महीने लोगों को रोजगार मिल रहा है, जो कि एक उत्तराखंड के लिए नया अध्याय है। आने वाले दिनों में इसमें लोगों की और ज्यादा रोजगार मिलेगा। क्योंकि 6 माह जब कपाट खुले होते हैं हमारे धामों के, उस समय यात्रा बहुत जोर शोर से चलती है। उस दौरान हमारे व्यापारियों का काम चलता है, होटल वालों का काम चलता है, घोड़ा खच्चर वालों का काम करता है, डंडी कंडी वालों का काम चलता है, टैक्सी वालों का काम चलता है। अनेक प्रकार के सभी लोगों को कुछ न कुछ काम मिलता है, सबकी आर्थिकी चलती है, व्यापार चलता है, कारोबार चलता है और ये लाइफलाइन है। लेकिन 6 माह
निकाय चुनाव के पहले उत्तराखंड कांग्रेस को बड़ा झटका लगा है। कांग्रेस के 3 बड़े नेताओं ने बीजेपी ज्वाइन कर लिया है। जी हां, ये तीनों ही नेता कुमाऊं मंडल के हैं। जहां आपको बता दें कि इन तीनों नेताओं के बीजेपी में शामिल होने से कांग्रेस को बड़ा झटका लगा है। उत्तराखंड में कांग्रेस संगठन का इंचार्ज हरीश रावत के कंधों पर ही माना जाता है। उत्तराखंड कांग्रेस में हरीश रावत एक समन्वय सर्वमान्य नेता है और ऐसे में उन्हीं के इलाके में बड़े कांग्रेसी नेताओं का बीजेपी में शामिल होना हरीश रावत के लिए भी काफी बुरी खबर है। बताते चले कि मथुरा दत्त जोशी को गिनती कांग्रेस के सीनियर नेताओं में होती थी और वे कांग्रेस के कुशल प्रवक्ता और राजनेता थे। उन्होंने निकाय चुनाव में पिथौरागढ़ से अपनी पत्नी के लिए मेयर का टिकट मांगा था। उन्हें उम्मीद थी कि कांग्रेस इतने सालों से सेवा का फल टिकट के रूप में उन्हें देगी, मगर ऐसा नहीं हुआ। जगत सिंह खाती जी के सम्मिलित होने के अवसर पर मंच पर आसीन भारतीय जनता पार्टी के जुझारू एवं कर्मठ प्रदेश अध्यक्ष, राज्यसभा के सांसद आदरणीय महेंद्र भट्ट जी, हमारे बहुत वरिष्ठ नेता और टिहरी विधानसभा के लोकप्रिय विधायक जिनका अनेक क्षेत्रों में योगदान है, आदरणीय किशोर उपाध्याय जी और मंच संचालक भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश महामंत्री आदरणीय आदित्य कोठारी जी और यहाँ पर उपस्थित हमारे दूध सिंह बिष्ट जी, श्री मनवीर सिंह चौहान जी। देखिए, 48 साल की अनवरत सेवा के उपरांत आज बहुत भारी मन से कांग्रेस पार्टी छोड़नी पड़ रही है और कुछ बातें मैंने 3-4 दिन पहले भी कही हैं। लगातार मैं कहता आया, पार्टी नेतृत्व से मैंने कई बातें कही हैं। नगर निकाय चुनाव के संबंध में जो वातावरण बना, जिस तरीके से व्यवहार हम लोगों के साथ हुआ है, उन बातों को लेकर और कई विषय हैं जिनमें बहुत चिंतन करने की आवश्यकता है, मनन करने की आवश्यकता है। कांग्रेस पार्टी, मैं समझता हूँ, वो स्थिति नहीं रही जो किसी जमाने में कांग्रेस पार्टी हुआ करती थी। बड़ा गौरवशाली इतिहास रहा है कांग्रेस पार्टी का, लेकिन आज जिस तरीके से भाई भतीजावाद या पतन की तरफ जा रही है। भारतीय जनता पार्टी किसी को किसी दल से छीनती नहीं है। उस दल की कमजोरी है जो अपने कार्यकर्ता को मान सम्मान देने की स्थिति में नहीं होती। जब दल परिवारवाद से चलता है, जब दल में ऐसे निष्ठावान कार्यकर्ताओं की अनसुनी होती है, तो इस प्रकार के परिणाम देखने को मिलते हैं। मैंने आज तीनों प्रमुख नेताओं को अपने दल में उनका मैंने स्वागत किया, अभिनंदन किया है और मैं जानता हूं कि इन जैसे निष्ठावान और समय देने वाले कार्यकर्ताओं। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।